A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12 chemistry chapter number 2, and it is a last part of this chapter. So today topic is Tyndall effect. Colloidal suspension can scatter rays of light. This phenomena is known as the Tyndall effect. In the fourth part of this chapter I will explain to you colloids. तो कोलाइडल सस्पेंशन जो होते हैं बेटा, उनकी प्रॉपर्टी होती है दे कैन स्कैटर्ड रेज ऑफ लाइट. वो जो लाइट जो होती है उसको स्कैटर्ड कर सकते हैं, यानी कि उसे प्रकीर्णित कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं. दिस फिनोमिना इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट. ये जो फिनोमिना है, कौन सा फिनोमिना? लाइट का स्कैटर्ड हो जाना बाय द कोलाइडल सस्पेंशन. तो ये जो फिनोमिना है इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं. When a beam of light passes through a colloid, it is scattered by the dispersed phase. No such scattering is observed with the ordinary solution because the solute molecules are too small to interact with visible light. जब कोई बीम ऑफ लाइट जो है जब कोलाइड के ऊपर से डाली जाती है तो वो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं. इज अ डिस्प्रेस फेज, नो सच स्कैटरिंग इज ऑब्जर्व. इसके अंदर जो मतलब कितना स्कैटर्ड हो रहा है, नंबर सच स्कैटरिंग इज ऑब्जर्व विद द ऑर्डिनरी सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल. जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो इसको उस वक्त मेज़र नहीं किया सकता. is interact with the visible light. Another demonstration of the Tyndall effect is the scattering of sunlight by dust and smoke in the air. जो Tyndall effect है उसका आपने वो देखा होगा, धूल के कणों, जो धूल के कण होते हैं वो आपने जब लाइट जो है वो स्कैटर होती है उसके अंदर धूल के कणों को आपने देखा होगा. जैसे कि एक पूरा हमारे पास कमरा है जिसके अंदर अंधेरा है और केवल एक छोटा सा होल जो है वो आर पार हो रहा है. उस होल में से जो सनलाइट जब अंदर रूम में एंटर होती है तो वहाँ पर उस लाइट की रोशनी में हमें क्या दिखाई देते हैं? धूल के कण भी दिखाई देते हैं. तो ये सब क्या है? स्कैटर्ड और लाइट का फिनोमिना वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. ठीक ऐसे ही स्मोक इन द एयर का प्रेजेंट होना वो भी एक टिंडल इफेक्ट ही है ना. एक घना जंगल हो जिसमें बहुत ऊंचे ऊंचे जो ट्रीज़ हैं वो हैं और उसकी जो लाइट है, मतलब सनलाइट जो है वो आर पार नहीं जा सकती, तो उस कंडीशन के अंदर वो जो घने जंगल है उसमें से जो थोड़ी बहुत रोशनी जो अंदर की तरफ आती है ना, उसके अंदर भी हमें कुछ इस तरह का, जैसे स्लाइड के अंदर आपको शो किया गया है, इस तरीके का हमें फिनोमिना देखने को मिलता है. देन इट इज़ अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक ऐसे ही सनसेट के समय हमें आसमान जो है वो अलग अलग रंगों का दिखाई देता है ना. बहुत सारे चेंजेस हमें उस टाइम पे दिखाई देते हैं. तो ये सब क्यों होता है? ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही फिनोमिना है. नाउ कोलाइड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम. यदि हम बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कोलाइड्स की स्टडी करते हैं तो डायग्राम में आपको इस तरीके से शो किया गया है. सम मॉलिक्यूल्स हैव अ पोलर. कोलाइड्स के अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि पोलर होते हैं, यानी कि वाटर लविंग होते हैं. उन्हें हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, इज अ हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर. और जो नॉन पोलर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं. तो जो कोलाइड्स होते हैं उसके टू पार्ट्स हम लोगों ने स्टडी किया है. वो कौन सा है? हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हीटिंग. Now using colligative properties of determine molar mass. यदि हम colligative properties की स्टडी जो है मोलर मास के अंदर करते हैं, then the colligative properties of non-electrolyte solution provides a means of determining the molar mass of solute. Theoretically any of the four colligative properties is suitable for the purpose. यदि हम theoretically कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला हैं जिनकी हमने स्टडी इस चैप्टर के 4th पार्ट के अंदर की है. कौन कौन सी है? फर्स्ट PA इजिकल टू एक्स ए P0A एंड डेल TB इजिकल टू KB इज मल्टीप्लाई बाय M. देन डेल TF इजिकल टू KF इज मल्टीप्लाई बाय M एंड द पाई इजिकल टू MRT इजिकल टू ब्रैकेट N अपॉन VRT.
तो ये जो फॉर फार्मूला है ये हमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के अंदर भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो आप इन्हें अच्छे से गो थ्रू कर लें। नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर, सॉल्यूशन आर homogeneous mixture of two or more substance which may be solid, liquid और gases। जो solution जो हैं वो homogeneous mixture होते हैं टू और मोर सबस्टेंस के, और ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फेसेस के अंदर हो सकते हैं। द एस ऑफ डिजॉल्विंग अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज गवर्न बाय intermolecular forces, energy and the disorder that result when the molecules of the solute and the solvent mix to form a solution are the force driving the solution process. The concentration of a solution can be expressed as a percent by mass, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड द मोलैलिटी। तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम परसेंट बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी में शो करते हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर यूजली इंक्रीजेस द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड द सब्सटेंसेस and usually decrease the solubility of gases in water. According to Hen's law, the solubility of gas in a liquids is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution. Raoult's law states that the partial pressure of a substance over a solution is equal to the mole fraction of a time and the vapor pressure of pure A. An ideal solution obeys Raoult's law over the entire range of concentration. In practice, very few solids exhibited ideal behavior. Vapor pressure lowering, boiling point elevation, freezing point depression and the osmotic pressure are the colligative properties of the solution, that is they depend only on the number of the solid particle that are the present and not on their nature। तो ये हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जो colligative properties है वो उसकी जो हम लोगों ने पार्ट्स पढ़े हैं कौन कौन से, वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो colligative properties हैं solutions की इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। ये सॉलिड पार्टिकल्स कितना उसमें सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो सॉल्यूट के हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन आयंस लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर्स। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन आयंस के बीच में, देन आयन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयन पेयर्स। The Van 't Hoff factor provides a measure of the extent of the dissociation of the electrolytes in solution. A colloid is a depression of particles about 1 × 10⁻³ pm to a 1 × 10⁻⁶ pm of one substance is another substance। जो कोलाइड्स के अंदर पार्टिकल्स का डिप्रेशन जो होता है वो तकरीबन 1 × 10⁻³ pm से लेकर 1 × 10⁻⁶ pm ऑफ द वन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस के बीच में होता है। अ कोलाइड इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ रेगुलर सॉल्यूशन बाय अ टिंडल इफेक्ट विच इज अ स्कैटरिंग ऑफ अ विजिबल लाइट बाय अ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइड्स इन वाटर आर क्लासिफाइड एज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एंड द हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। तो ये तो हम लोगों ने स्टडी किया ही है कि जो कोलाइड्स होते हैं उसके टू हम लोगों ने पार्ट्स देखे हैं, हाइड्रोफोबिक एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 2। आई होप कि ऑल द स्लाइड्स इज़ अ वेरी यूजफुल टू यू एंड ये जितना भी पार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है आप इन्हें अच्छी तरीके से गो थ्रू करें। ये जो रॉल्स लॉ है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने स्टडी किया था इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो हम लोगों ने पार्ट स्टडी किया था इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड एंथैल्पी चेंजेस इन द सॉल्यूशन एंड एनर्जी चेंजेस इन सॉल्यूशन and what is the solution difference between the homogeneous and the heterogeneous solution, they all a very important part of this chapter। आई होप कि ये सभी आपके लिए काफ़ी बेनिफिटेबल रही होंगे स्लाइड्स, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। थैंक यू वेरी मच।